हमारे शिक्षकों को नाक रगड़ना पड़ता है, ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। लगता है कि शिक्षक इनके सामने एक अपराधी जैसा खड़ा है। अपराधी? हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। जो अधिकारी राज्य में शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करेंगे, उनको हम लोग बुलाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, उनकी अनुशंसा करेंगे। और शिक्षा मंत्री भी हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं बार बार कि जो अधिकारी हमारी गड़बड़ करेंगे उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सदन के अंदर इस बार शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा खूब उछाला जा रहा है और शिक्षा मंत्री सवालों के घेरे में भी है। जहां एक तरफ वित्त शिक्षकों के वेतन का मामला हो या दूसरे तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, तमाम चीज़ों को लेकर शिक्षा मंत्री सदन के अंदर जवाब देते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता, एमएलसी और शिक्षकों की आवाज़ सदन में बुलंद करने वाले वीरेंद्र यादव जी हैं। सर, इस बार तो सरकार की फजीहत बढ़ती नजर आ रही है, शिक्षा मंत्री सवालों से घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, बिहार सरकार ने या जो इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया 2019 सत्र में, उसमें देखिए गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और एक बड़े शिक्षा जगत के बड़े चिंतक थे आचार्य नरेंद्र देव। ये लोग कहा करते थे, 51 में एक भाषण दिया था आचार्य नरेंद्र देव ने कि केंद्र सरकार अपने बजट का आधा प्रतिशत खर्च करती है। तो ये तमाम लोग चाहते थे कि जो सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए विभाग हैं उसके बजट को बढ़ाया गया। पहली बार बिहार सरकार ने अपने बजट का 20% शिक्षा पर खर्च किया और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति, बड़े पैमाने पर महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति, पूरे सत्र में नियुक्ति की भरमार रही। इसके अलावा जो हमारे पहले से नियोजित शिक्षक थे उनको सक्षमता परीक्षा के पश्चात उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाया गया। 10,000 लोगों का स्थानांतरण कर दिया गया। बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। पर वेतन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वित्त रहित शिक्षकों के वेतन को लेकर भी आप लोग भी सदन के अंदर सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। कल मैंने ये प्रश्न सदन में रखा कि जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनको उनके लिए बजटरी प्रावधान कर दिया जाए। उनको अनुदान जो दिया जाता है उसके लिए बजटरी प्रावधान किया जाए। दूसरी बात, जो हमारे शिक्षकों का प्राथमिक विद्यालय से लेकर और विश्वविद्यालय स्तर तक जो बकाये राशि है उसको देने में जिला स्तर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के जो कार्यालय हैं वो उनका ढंग और तरीका उचित नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, सम्मानजनक नहीं है और हमारे शिक्षकों को नाक रगड़ना पड़ता है। ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और अधिकांश जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय में शुद्धता और पवित्रता का अभाव है। ये लोग कोई बिना किसी नियम और कानून के न प्रमोशन देते हैं, न एरियर का बकाया देते हैं और यूं ही शिक्षकों को ये लोग उनको निलंबित कर देना और हमेशा कुछ न कुछ कभी भी एक शैक्षणिक माहौल बनाने में इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। और लगता है कि शिक्षक इनके सामने एक अपराधी जैसा खड़ा है। अपराधी? हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। और ये लोग एक शिक्षक के साथ जिस सम्मानजनक शब्दावली का, व्यवहार का, आचरण का अपेक्षा की जाती है उसका भारी अभाव है। सर, आप भी कह रहे हैं, नवल किशोर यादव ने भी ये सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जो लोग कार्यरत हैं, जो अफसर कार्यरत हैं, वहीं से गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल, हम लोगों की तमाम जो हम लोग विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसीज हैं, हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं और इन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी। बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ 4 करोड़ रुपया बिछावन के नीचे मिला। ये क्या शो करता है? इसी तरह अन्य
जगहों पर भी यही बात है और ये सब लोग बचने वाले नहीं हैं, सरकार इनको छोड़ने वाली नहीं है, इन पर कार्रवाई होगी। हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि ऐसे जो पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और देखिए, शिक्षकों को सम्मान दे के और सम्मानित जगह पर रख के ही हम पढ़वा सकते हैं। और बिहार की शिक्षा चुनौती बनी हुई है, हम लोग भी इस कार्य में लगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि शिक्षकों को सम्मान मिले, उनका समय पर वेतन मिले, पेंशन मिले, बकाया राशि का भुगतान हो। और ये जो ब्यूरोक्रेसी का मामला है, इन लोगों को ढंग और तरीके से व्यवहार करना चाहिए शिक्षकों के साथ। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस बिंदु पर आप मुलाकात करेंगे? सदन में तो आपने सवाल उठाया ही है, इससे पूर्व में भी शिक्षकों के मुद्दे पर हमने देखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपने मुलाकात की और बातचीत की। माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग बात करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। शिक्षा समिति एक बिहार विधान परिषद में पहली बार बनी है और उसके अध्यक्ष हमारे उप सभापति हैं प्रोफेसर डॉक्टर रामबचन राय। वहाँ भी जो अधिकारी राज्य में शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करेंगे, उनको हम लोग बुलाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, उनकी अनुशंसा करेंगे। और शिक्षा मंत्री भी हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं बार बार कि जो अधिकारी हमारी गड़बड़ करेंगे उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं शुरुआती वक्त में ही सवाल किया सर कि सरकार की फजीहत बढ़ती नज़र आ रही है। बीते दिनों जो तस्वीरें निकल कर सामने आए और जो वीडियो वायरल हुए शिक्षा मंत्री के, अभ्यर्थी खदेड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप बीपीएससी का मामला? उस चीज़ को मैंने देखा नहीं, हमसे भी पहले सुना ही है। अब छात्रों का क्या मांग था ये मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए उस पर बोलने में मैं असमर्थ। इस तरह मैं शिक्षा मंत्री शिक्षकों के संबंध में और अपने जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ही संयमित भाषा और शब्दावली का उपयोग करते हैं। आपको लगता है कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए जो इन तमाम पहलुओं पर निगाह बनाए रखे? कमेटी तो बनी हुई है, शिक्षा समिति बनी हुई है, उसमें सारी चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे। सदन में भी हम लोगों ने मांग की थी, विश्वविद्यालयों में जितनी गड़बड़ी है, आर्थिक अपराध है या जो सीएजी ने रिपोर्ट दिया है, उसको भी हम लोग शिक्षा समिति में ले जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे, उस पर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। एक आखिरी सवाल, आज सदन में काफ़ी हंगामा देखने के लिए मिला। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए राबड़ी देवी पर। कई सवाल उठ रहा है कि विपक्ष में बैठी महिलाओं को देखते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क जाते हैं, राजद एमएलसी कर रहे हैं। क्या हुआ था सदन में? ये एकदम इस बात में कोई तथ्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री तो हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जो महिलाओं को सम्मान देने में अव्वल नंबर के हैं। नहीं, आखिर क्या हुआ जो भड़क गए? उन्होंने 35% और 50% आरक्षण दिया है पंचायती राज में, 35% सरकारी नौकरियों में, और सिपाही वगैरह में आप जानते ही हैं कि सर्वाधिक बिहार में पुलिस अधिकारी बनी है। देखिए, वहाँ पर आरक्षण की बात थी जिसको लेकर आदरणीय राबड़ी जी ने प्रश्न उठाया। तो भाई, ये तो पहले हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश जी, जिन्होंने जातीय जनगणना कराया और 65% आरक्षण देने का निर्णय लिया। अब उसमें अगर उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर दिया तो उसमें उनका तो कोई दोष है नहीं। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, वीरेंद्र यादव जी, तुम बैठो, तुम कुछ जानती हो, तुम्हारा पति, और बार बार पति को लेकर के बातें करना, आपको लग रहा है ये उचित है? देखिए, अब नोक झोंक में कौन क्या बोल जाता है, इस पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं हो सकती है। इस तरह मुख्यमंत्री जी बहुत संयमित भाषा बोलने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। कभी कभार किसी भी व्यक्ति से कुछ बातें आवेश में कह दी जाती हैं, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। ये शब्द जो चयन किए जाते हैं ये गलत है। माननीय मुख्यमंत्री हमेशा बहुत ही सधे हुए शब्दों में, संतुलित शब्दों में अपनी टिप्पणियां करते हैं। वो उन लोगों का व्यक्तिगत उसी तरह का संबंध है तो कुछ बोल जाते हैं, उसको बहुत दूसरे ढंग से नहीं लेना चाहिए। नहीं, इन शब्दों का चयन किया जाना गलत है, आप मानते हैं वीरेंद्र यादव जी? देखिए, उस शब्द
कोई वैसे शब्द का कुछ प्रयोग हुआ ही नहीं है, इसलिए उसमें गलत सही का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। तो आपने सुना वीरेंद्र नारायण यादव जी को। देखिए जो सवाल लगातार बिहार की सियासत में उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब हम दे रहे थे वीरेंद्र नारायण यादव, जो कि जेडीयू का कद्दावर नेता हैं और शिक्षकों की आवाज़ को सदन में उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में तय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।